प्यारे मित्रों, आज विजयादशमी का त्यौहार है। पूरा भारतवर्ष आज असत्य पर सत्य की विजय का यह त्यौहार मना रहा है। मैं रजनीश कुमार आप लोगों के सामने कई प्लेटफॉर्म पर पॉलिटी के एक टीचर के रूप में उपस्थित रहा हूँ। मैं विगत कई वर्षों से सिविल सेवा के क्षेत्र में अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। वर्तमान में पटना में परफेक्शन आईएएस में मैं भारतीय राज व्यवस्था के शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। फिलहाल पॉलिटी एक विषय के रूप में मेरे लिए बहुत एक मिशन बन चुका है और मैं स्वयं भी उस विषय से अगाध प्रेम करता हूँ। उस विषय के समझ को विकसित करना, नए नए आयामों को उस विषय के साथ जोड़ना, नए नए तरीक़ों को उसमें ईजाद करना, ये सब मेरी एक हॉबी है। और परफेक्शन आईएएस में मैं बहुत स्वतंत्रता पूर्वक मैनेजमेंट के काफ़ी सहयोग के साथ मैं यह कार्य बहुत सहजता और सरलता से कर पा रहा हूँ। मुझे खुशी है कि पटना में परफेक्शन आईएएस जैसा एक संस्थान है, जिस संस्थान ने अपने शिक्षकों को यह स्वतंत्रता दी है कि वो बच्चों के हित में अपने अनुसार कार्य कर सकें। इसके लिए परफेक्शन आईएएस के मैनेजमेंट, परफेक्शन आईएएस के निर्देशक समूहों का मेरी तरफ से आभार। अब आप कहेंगे कि अगर मुझे पॉलिटी और परफेक्शन आईएएस के ही विषय में बात करनी है तो फिर इस नए जगह पर क्यों? निश्चित तौर पे आपके मन में ये क्यूरियोसिटी होगी। तो परफेक्शन आईएएस मेरी कर्मस्थली है और पॉलिटी के मेरे जितने भी आयाम होंगे, वीडियो होंगे, वो सब परफेक्शन आईएएस के प्लेटफॉर्म पर ही आएंगे। इस नए चैनल को बनाने के पीछे, इस नए प्लेटफॉर्म को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और उद्देश्य है कि पॉलिटी पढ़ाते पढ़ाते प्रारंभ से, बचपन से ही मेरे मन में एक राजनीतिक गतिविधियों के प्रति भी एक आसक्ति रही है, एक लगाव रहा है। और चूँकि मेरा विषय भी कुछ वैसा ही है, तो स्वाभाविक बात है कि इस विषय ने भी उस आसक्ति को बढ़ाया है। या अगर इसको आप दूसरे शब्दों में कहें तो आप देखेंगे कि इस राजनीतिक गतिविधियों में लगाव के कारण भी हमने इस विषय को चुना है अपने पढ़ने के लिए, अपने अध्यापन के लिए। तो दोनों तरह से इस विषय की अपनी एक उपयोगिता मेरे लिए सिद्ध होती है। अब कई ऐसी चीज़ें हैं जो राजनीतिक गतिविधियों की जो चर्चाएं हैं, वह चर्चा मैं पढ़ने और पढ़ाने के दौरान नहीं कर सकता, क्योंकि उसका वहाँ कोई खास उपयोग नहीं है। तो अपने उस राजनीतिक भावाभिव्यक्ति को बाहर निकालने के लिए, जनता के बीच राजनीतिक गतिविधियों की एक सही समझ विकसित हो, संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ, संविधान की व्यवस्थाओं के साथ
जनता के बीच राजनीति की एक गहरी समझ बन सके, इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं तमाम राजनीतिक घटनाओं को आपके सामने लेकर आऊं और उन राजनीतिक घटनाओं को संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से, संविधान की व्यवस्थाओं के माध्यम से, संविधान निर्माताओं की सोच के माध्यम से, अपने राष्ट्रीय आंदोलन के उन पृष्ठभूमि के माध्यम से लोगों के सामने रख सकूं। जनता उन बातों पर अपनी विचार बनाए और विचार बना के वो अपनी गतिविधियों को अंजाम तक ले जाए, क्योंकि एक भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19(1)(a), और 19(1)(a) के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है। उस वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो शामिल है, तो प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि प्रेस को जो मन चाहे वो छाप ले, जो मन चाहे वो दिखा दे, ऐसा नहीं है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19(2) के माध्यम से प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो जो प्रतिबंध उस वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हैं, कुछ वैसा ही प्रतिबंध 19(1)(a) में अप्रत्यक्ष रूप से वर्णित प्रेस की स्वतंत्रता पर भी है। तो प्रेस भी उस 19(2) की मर्यादा में मर्यादित है। तो प्रेस सब कुछ नहीं दिखा सकता, परंतु प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि प्रेस जनता की गतिविधियों को सरकार तक और सरकार की जो गतिविधि है उसको जनता तक निष्पक्ष तरीके से पहुंचाए, अर्थात जनता की समस्या को सरकार तक ले जाना और उन समस्याओं पर सरकार क्या गतिविधि कर रही है उस गतिविधि को निष्पक्ष ढंग से जनता तक पहुंचा देना। यानी एक तरह से प्रेस माध्यम है जनता और सरकार के बीच अंतरक्रिया कराने का। प्रेस के माध्यम से जो खबर आएगी, अगर जनता समझेगी कि सरकार के पास जो हमारी समस्या गई है वो समस्या बेहतर ढंग से निष्पादित हो रही है, तो जनता सरकार के पक्ष में जाएगी। यदि जनता को ये लगेगा कि हमारी समस्या तो सरकार के पास गई लेकिन सरकार ने उसको बेहतर ढंग से नहीं समझा, उस पर बेहतर अंतरक्रिया नहीं की, तो उस स्थिति में जनता सरकार के विपक्ष में अपनी बातें कह सकती है, सरकार के विपक्ष में अपनी राय रख सकती है। तो ये सब ही प्रेस का मुख्य काम है। आज निश्चित तौर पे ये मुझे कहने में कतई हिचक नहीं है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुआ है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है, उस प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारी स्थिति काफ़ी दयनीय है, काफ़ी कमज़ोर है। अभी 2024 में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और उस दिन एक आंकड़ा जारी होता है विश्व में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर। जो आंकड़ा आया था उस आंकड़े में ये था कि भारत का स्थान 159 है। 2023 में ये स्थान 161 था, 161 था, अभी वो 159 है। निश्चित तौर पे 2 अंकों का सुधार उसमें दिखता है, लेकिन ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ये बेहतर नहीं है कि जहां प्रेस इतनी कमज़ोर अवस्था में हो। वहाँ कहा जाता है कि प्रेस लोकतंत्र की चौथा स्तंभ है, चौथी कड़ी है। तो चौथी कड़ी की भूमिका काफ़ी निष्पक्ष होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि प्रेस का काम न केवल खबरें पहुंचाना है बल्कि प्रेस का काम जनता को शिक्षित करना भी है। और अगर प्रेस वो काम अपना नहीं कर पा रहा है तो निश्चित तौर पे वह अपनी भूमिका से मुंह मोड़ रहा है। इस चैनल के माध्यम से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में मैं प्रेस की स्वतंत्रता स्थापित कर दूँगा, परंतु निश्चित तौर पे मेरा यह प्रयास रहेगा कि एक निष्पक्ष ढंग से जो भी राजनीतिक घटनाएं होंगी उन घटनाओं को आपके सामने रखा जाए। वो राजनीतिक घटनाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, अभी हरियाणा में चुनाव हुए, चुनाव की गतिविधियों को समझना
ये भी हमारा एक मकसद है। अभी बिहार में बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं और बिहार में अगले साल चुनाव भी होने वाले हैं, तो निश्चित तौर पे बिहार राजनीतिक दृष्टिकोण से एक काफ़ी हॉट प्रदेश बनने वाला है। और वैसे भी बिहार राजनीतिक दृष्टिकोण से हमेशा हॉट ही रहता है। तो और चुनावी राजनीति जब हो जाए तो निश्चित तौर पे इसकी जो स्थितियां हैं वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती हैं। एक और बड़ा परिवर्तन बिहार में हो रहा है। बिहार में एक नई राजनीतिक दल का उद्भव हुआ है। पिछले 2 अक्टूबर को बिहार में एक नया विकल्प बनाने का प्रयास किया गया, एक नई पार्टी का गठन किया गया जिसे आप जन सुराज पार्टी के नाम से जानते हैं। अभी बिहार में जो विकल्प आमतौर पे मौजूद थे उसमें एक तरफ महागठबंधन था, दूसरी तरफ एनडीए था। महागठबंधन जिसको अब इंडिया लोग कह रहे हैं वो है, और दूसरी तरफ एनडीए। तो लेकिन इन दोनों के अलावे एक तीसरी ध्रुव बनाने का प्रयास किया गया। आज तक एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में, राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में स्थान बनाने वाले प्रशांत किशोर, उन्होंने इस पार्टी का गठन किया है। इसके भी सारे भविष्य पर हम लोग बात करेंगे, हर प्रकार के पहलू को इसमें छूने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो सभी पहलू राजनीतिक ही होंगे। आवश्यकता अनुसार कभी कोई सामाजिक पहलू भी उतनी अगर महत्वपूर्ण हो गई तो उसको भी उठाने का निश्चित तौर पे मैं प्रयास करूँगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन सभी चीज़ों को, अब जैसे राजनीतिक दल बन रहे हैं तो क्यों बनते हैं, संविधान इसको कैसे बनाने की आज़ादी देता है, संविधान इसको कैसे गठन करने की बात करता है, इन सब बातों को भी एक बार आपके सामने रखूंगा ताकि आप समझ सकें कि संविधान क्या कहता है और व्यवहार में क्या हो रहा है। क्या संविधान के सारे व्यवस्थाओं को ये लोग लागू कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता के साथ धोखा है। ठीक है, तो इन सब बातों को भी एक बार हम लोग समझेंगे। आज विजयादशमी का त्यौहार है। मैंने सोचा कि आज एक शुभ मुहूर्त हो सकता है, शुभ दिन हो सकता है इस वीडियो को, इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का। एक बात मैं और कहूँगा, ये वीडियो मैं डेली आपके साथ नहीं डाल पाऊँगा। इस चैनल पे सप्ताह में 1 और 2 वीडियो आमतौर पे आएंगे जो सप्ताह भर की घटनाओं का एक विवेचन होगा और उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को राजनीतिक रूप से परिपक्व बनाने का, राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब लोग इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, मेरा सहयोग करेंगे, है ना। हम आपका सहयोग करें, आप मेरा सहयोग करें और इन सब प्रक्रियाओं से हम लोग आगे बढ़ते चलें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आप सब जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बेल आइकन भी दबा लीजिए और लाइक्स और शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ सकें। थैंक यू।